Then our next exercise number G. Write a story in 8 to 10 sentences on the following outline. Give your story a suitable title. यानी कि हमें यहाँ पे एक पैराग्राफ दिया है, उसके अकॉर्डिंग एक स्टोरी है, वो हमें यहाँ पे 8 to 10 सेंटेंस में लिखनी है. देन उसकी स्टोरी का जो सूटेबल टाइटल है, उसका टाइटल का नेम भी हमें यहाँ पे इस लाइन में लिखना है. जैसे कि मैंने लिखा है द एल्विस एंड द शो मेकर. यहाँ पे हमें दो एल्विस एंड शो मेकर की यहाँ पे हमें स्टोरी दी है. मैंने इस पैराग्राफ में बुक में नहीं लिखा है क्योंकि जो स्टोरी है वो बहुत ही लॉन्ग है, इसलिए मैंने यहाँ पे इस बुक में नहीं लिखा है. मगर आप स्टोरी सुनने के बाद इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग आप अपनी बुक में 8 to 10 सेंटेंस आप लिख सकते हो. सबसे पहले हमें जो ऊपर आउटलाइन में पैराग्राफ दिया है वो हम पहले पढ़ लेते हैं. पूर शो मेकर एंड वाइफ. यहाँ पे हमें बताया है शो मेकर यानी कि जो शूज़ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, शो मेकर. एक बहुत ही गरीब सा शो मेकर है और उसकी वाइफ दोनों साथ में रहते हैं. नो मनी, उनके पास कोई भी पैसा नहीं होता है. शो मेकर हैज़ अ लिटल लीडर यानी कि वो छोटे से कपड़े से वो शूज़ बनाता होता है. स्टिचेस अ प्लेन शूज़ यानी कि वो सिलाई करते हुए शूज़ बनाता है. एल्विस डू मैजिक. एल्विस यानी कि दो बॉयज़ है वो फिर वो आके मैजिक करते हैं. टर्न शूज़ इनटू अ ब्यूटीफुल पेयर. फिर वो जो लीदर का जो टुकड़ा होता है उससे फिर वो उस टुकड़े से शूज़ में कन्वर्ट हो जाता है. एल्विस मेक ब्यूटीफुल शूज़ एवरी नाइट. एल्विस जो है वो दोनों बॉयज़ हर रोज़ रात को आके ब्यूटीफुल शूज़ बनाते हैं. शो मेकर बिकम रिच. फिर जो शो मेकर है वो बड़ा सा रिच यानी कि पैसे वाला बन जाता है. शो मेकर हाइड बिहाइंड डोर यानी कि फिर जो शो मेकर है वो डोर के पीछे छिप जाता है. फाइंड आउट हु हेल्प. फिर वो पता लगाता है कि कौन है जो उसकी हेल्प कर रहा है. वाइफ मेक न्यू क्लोथ्स यानी कि उसकी वाइफ है वो दो एल्विस के लिए क्लोथ्स बनाती है. गिव टू एल्विस एज अ गिफ्ट. फिर वो दोनों वही कपड़े एल्विस को गिफ्ट करते हैं. तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखा कि हमें पैराग्राफ में कुछ आउटलाइंस दी है, उसको हमें ज्वाइन करते हुए एक स्टोरी बनानी है. तो सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया है, शो मेकर. शो मेकर यानी कि जो शूज़ मेकर यानी कि जो हमारा जो शूज़ बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, शूज़ मेकर. तो एक शूज़ मेकर था और उसकी वाइफ दोनों साथ में रहते थे. वो बहुत ही गरीब थे. पूर यानी कि गरीब. उनके पास बहुत पैसे नहीं थे. उनके टाइम में उनके लिए घर में कुछ खाने के लिए भी पैसे नहीं थे. ऐसे दिन उनके घर में आ गए थे. फिर शूज़ मेकर है उसके पास एक ही जो लेदर का टुकड़ा है उसके पास वो बचा था. देन वो जो लेदर का टुकड़ा है वो अपने जहाँ पे वर्क कर रहा होता है शूज़ मेकर वहाँ पे रखता है और फिर वो उसमें से शूज़ बनाना स्टार्ट करता है. मगर रात हो जाती है. फिर वो अपने घर खाने के लिए वापस चला जाता है. देन उसी रात को वहाँ पे दो एल्विस आते हैं और वहाँ पे वो दोनों शूज़ बना के चले जाते हैं. देन दूसरे दिन जब जो शूज़ मेकर है वो उठता है और जब भी वो शूज़ बनाने के लिए वर्क करने के लिए जाता है तो वहाँ पे उसको ऑलरेडी दो शूज़ वहाँ पे बने हुए दिखाई देते हैं. वो एकदम से चौंकने लगता है कि ये कैसे हो गया कि मैंने तो वहाँ पे सिर्फ लेदर का टुकड़ा ही वहाँ पे मैंने रात को तो रखा था. वहाँ पे ऐसे ही अचानक से ऐसे उसके शूज़ कैसे बन गए. लेकिन वहाँ पे रात को दो एल्विस आते हैं, दो छोटे बॉयज़ आते हैं, वो वहाँ पे आके शूज़ बना के वहाँ से चले जाते हैं. देन जो शूज़ मेकर है वो उसी शूज़ को मार्केट में बेच देता है और उसके से जो भी कुछ पैसे कमाता है उससे फिर से वो एक लेदर का टुकड़ा वहाँ से खरीद लेता है. फिर अगेन वो रात को वहीं पे जो लेदर का टुकड़ा है वो वहीं पे ही रखते हुए रात को घर वापस आ जाता है. देन अगले दिन रात को भी ऐसा ही होता है कि जो एल्विस होते हैं वो दोनों आते हैं विंडो से होते हुए. फिर वो वहाँ से कुछ शूज़ बना के फिर से रात को ही चले जाते हैं. फिर दूसरे दिन सुबह फिर से जो शूज़ मेकर है वो उठता है. वो भी देखता है कि वहाँ पे ऑलरेडी 2-4 जोड़ी शूज़ वहाँ पे ऑलरेडी बने हुए हैं. वो ये भी देखते हुए चौंक जाता है. फिर वो अगेन वो शूज़ बने हुए हैं वो
मार्केट में बेचने जाता है। देन अगेन उसी से वो फिर से जो टुकड़ा होता है लेदर का टुकड़ा वो फिर से खरीदता है। देन फिर से वो वहाँ पे वर्क करने जहाँ पे जाता है वहाँ पे अगेन लेदर का टुकड़ा रख देता है। फिर ये जो सारी बात है शूज़ मेकर वो अपनी वाइफ से जाते हुए कहता है घर में कि हमारे साथ ये हो रहा है। देन उसकी वाइफ और जो शूज़ मेकर है उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग आज भी ऐसा करते हैं कि ये जो लेदर का टुकड़ा है हम वहीं पे रख देते हैं और बाहर छिप जाते हैं और रात को देखते हैं कि वहाँ पे कौन आता है जो हमारे लिए ऐसे शूज़ बना के रात को ही चला जाता है। देन वो दोनों शूज़ मेकर एंड उसकी वाइफ है दोनों छिप जाते हैं। देन वो लोग रात में देखते हैं कि वहाँ पे दो एल्विस आते हैं, दो बॉयज़ आते हैं। उनके कपड़े कुछ ठीक ठाक नहीं थे, कुछ फटे हुए कपड़े जैसे वो लोग पहन के आते थे और वहाँ पे वो लोग शूज़ बना के फिर वो चले जाते थे। ऐसा उसकी शूज़ मेकर उसकी वाइफ ने देख लिया। देन वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम उनके लिए कुछ नए कपड़े बनवाते हैं। फिर जो उसकी वाइफ है वो दोनों एल्विस के लिए कुछ नए कपड़े बनाती है क्योंकि क्रिसमस वहाँ पे आ रहा था, नज़दीक आ रहा था। तो उसकी वाइफ ने सोचा कि हम उनको नए कपड़े देते हैं। तो उसकी वाइफ है वो उन दोनों के लिए नए कपड़े बनाती है। देन वो लोग क्या करते हैं कि उन्होंने जो कपड़े उनके लिए एल्विस के लिए बनाए थे वो लोग ऐसा डिसाइड करते हैं कि हम भी वहाँ पे कुछ कपड़े और वहाँ पे जो वर्क कर रहा था शूज़ मेकर वहाँ की जो जगह थी उसको डेकोरेट करते हुए क्रिसमस के लिए और वहाँ पे कपड़े रखते हुए और उनके लिए दो शूज़ भी रखते हुए उसकी वाइफ और शूज़ मेकर है वो दोनों छिप जाते हैं। फिर अगेन रात को वो दोनों एल्विस वापस आते हैं विंडो से होते हुए और फिर वो देखते हैं कि हमारे लिए तो यहाँ पे शूज़ रखे हैं और कपड़े भी रखे हैं। वो दोनों एल्विस पहन के खुश हो जाते हैं। देन वहाँ पे जो लेदर का कपड़ा रखा था शूज़ बनाने के लिए वो उससे शूज़ बना के फिर से वहाँ से गायब हो जाते हैं। देन ये देखकर शूज़ मेकर उसकी वाइफ बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे करते हुए शूज़ मेकर को पता चला कि हमें भी वर्क करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। फिर जो शूज़ मेकर है वो फिर से टुकड़ा लेते हुए अगेन फिर से वो मेहनत करने लगता है और उनके पास ऐसे ही बहुत सारे पैसे हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें एक अच्छी सी स्टोरी पता चली, द एल्विस एंड द शूज़ मेकर। तो यहाँ पे उसका सूटेबल टाइटल क्या आएगा, द एल्विस एंड द शूज़ मेकर। तो यहाँ पे हमने द एल्विस एंड शूज़ मेकर की स्टोरी देखी। उसके अकॉर्डिंग आपको उसमें से जो भी 8 to 10 सेंटेंस आता हो वो आप अपनी स्टोरी में बुक में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमने बहुत अच्छी स्टोरी देखी जिसका टाइटल था द एल्विस एंड द शू मेकर। यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि शूज़ मेकर है, उसकी वाइफ है और ये जो दोनों है वो एल्विस है। वो ऐसे ही यहाँ पे टेबल पे आते हैं रात को। वो जब भी लेदर का टुकड़ा देखते हैं वो लोग शूज़ बना के वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये शूज़ मेकर है, उसकी वाइफ है और ये दोनों एल्विस है। तो यहाँ पे एल्विस है वो दोनों जादूगर जैसे दिख रहे हैं क्योंकि वो दोनों जादू करके रात को ही चले जाते हैं। वो शूज़ मेकर के लिए शूज़ बनाते हुए रात को ही चले जाते हैं। तो वो दोनों क्या हुए, एल्विस। तो ऐसे ही हमने यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी स्टोरी थी जिसका टाइटल था द एल्विस एंड द शूज़ मेकर। शूज़ मेकर यानी कि जो हमारे जूते बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, शूज़ मेकर। तो ऐसे यहाँ पे स्टोरी यहाँ पे फिनिश होती है। Then our next exercise number H. Write a paragraph of 60 words on the topic the neighborhood park। यानी कि हमें यहाँ पे इस एक्सरसाइज H में कोई भी नेबरहुड पार्क के बारे में 60 वर्ड्स यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है। आपके आसपास अगर कोई ऐसा नेबरहुड पार्क है तो आप उसके अकॉर्डिंग भी पैराग्राफ में लिख सकते हो। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में कि ये जो दो लड़के हैं वो बॉल के साथ खेल रहे हैं। ये लड़का है वो दो रैबिट के साथ खेल रहा है। देन ये लड़की है वो पीछे तितली की पीछे उसको पकड़ने के लिए भाग रही है। देन ये लड़की है वो ट्री के नीचे बुक पढ़ने के लिए बैठी है। तो ये सब हमें यहाँ पे पैराग्राफ में लिखना है। पार्क इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, यानी कि आपको तो पता ही होगा कि पार्क में जाना बहुत अच्छा लगता है और पार्क बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है।
इट इज़ एन ओपन एरिया, यानी कि वो बहुत ही बड़ी खुली जगह में पार्क हमें यहाँ पे पास में होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ बेंचेस फॉर सीट, यानी कि वहाँ पे हमें इस पिक्चर में भी दिखाई दे रहा है कि पार्क में बहुत सारी बेंचेस होती है बैठने के लिए। देन देयर आर अ लॉट ऑफ फ्लावर्स, ग्रीन ग्रास एंड फुटपाथ्स, यानी कि पार्क में बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, ग्रीन ग्रास यानी कि वहाँ पे बहुत सारे घास उगे हुए होते हैं, देन वहाँ पे चलने के लिए ऐसा फुटपाथ भी होता है। देन नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं, इन दिस पार्क 2 बॉयज आर प्लेइंग विथ बॉल, यहाँ पे हमें इस पार्क में दिखाई दे रहा है पिक्चर में कि जो बॉयज हैं वो बॉल के साथ खेल रहे हैं। 1 बॉय इज प्लेइंग विथ रैबिट्स, यानी कि यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि ये जो लड़का है वो 2 रैबिट के साथ खेल रहा है। देन पार्क कैन फ्रेश अवर माइंड, यानी कि हम जब भी पार्क में जाते हैं तो हमें बहुत ही फ्रेश फीलिंग आती है। पार्क इज फील्ड विथ नेचुरल ब्यूटी, यानी कि जो पार्क है वो पूरा का पूरा नेचुरल ब्यूटी से भरा हुआ होता है। इट इज़ अ प्लेस एवरीवन लाइक टू गो, यानी कि पार्क में जाना सबको पसंद होता है। पीपल गो फॉर अ वॉक इन द पार्क इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग, यानी कि जो सारे लोग होते हैं तो उनको मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी पार्क में चलने के लिए जाते हैं। आई लव प्लेइंग गेम इन द पार्क, यानी कि हमें पार्क में खेलना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा हम यहाँ पे पार्क के बारे में पैराग्राफ में लिख सकते हो। अगर आपके अकॉर्डिंग भी पैराग्राफ में लिखना हो तो आपको जो भी याद आता हो पार्क के अकॉर्डिंग तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। Then next our exercise number I, write a composition of 60 words on a visit to the zoo। यहाँ पे हमें एक्सरसाइज आई में 60 वर्ड्स लिखना है पैराग्राफ में कि जिसके बारे में हमें अ विजिट टू द जू, यानी कि आप कभी जू में विजिट करने गए हो तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमें पैराग्राफ में यहाँ पे लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी अ विजिट टू द जू के बारे में लिख सकते हो। लास्ट संडे आई वेंट टू द जू विथ माई पेरेंट्स, यानी कि लास्ट संडे हम लोग अपने पेरेंट्स के साथ जू में गए थे। देयर इज अ लार्ज क्यू आउटसाइड इन द जू, यानी कि वहाँ पे हम जब जू में गए थे तो वहाँ पे बहुत बड़ी जगह थी। वी हैड टू वेट अ लॉन्ग टाइम टू गेट टू द जू, यानी कि हमें यहाँ पे जू में जाने के लिए थोड़ी देर हमें इंतज़ार भी करना पड़ा था। देयर आई फाउंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ डियर एंड ज़िब्रा, यानी कि हमने जू में देखा था कि वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के वहाँ पे ज़िब्रा भी थे और डियर भी थे। वी ऑल्सो सो डिफरेंट टाइप ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि हमने जू में बहुत सारे डिफरेंट टाइप के बर्ड्स भी देखे थे और एनिमल्स भी देखे थे। नेक्स्ट वी विजिटेड टाइगर एंड लायंस, यानी कि फिर हम लोग टाइगर और लायन को भी वहाँ पे जू में देखने के लिए गए थे। वी एंटर्ड द रेप्टाइल हाउस टू सी स्नेक एंड क्रोकोडाइल, रेप्टाइल हाउस इसको कहते हैं, एक बड़ी सी कांच की पेटी होती है जिसमें बहुत सारे स्नेक और क्रोकोडाइल्स को वहाँ पे जू में रखा जाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि हम फिर वहाँ पे रेप्टाइल हाउस में भी गए कि जिसमें हमने वहाँ पे बहुत सारे स्नेक्स और क्रोकोडाइल्स भी देखे। द एलिफेंट इन द जू कैच कॉइन्स विद देयर ट्रंक्स, यानी कि हमने देखा कि वहाँ पे एलिफेंट्स थे वो कॉइन्स के साथ ट्रंक से खेल रहे थे। इन फाइन इट वॉज अ प्लेजेंट एंड मेमोरेबल डे टू अस, यानी कि हमें वहाँ पे जू में जाने को बहुत अच्छा लगा और हमें वो लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा दिन है और वो हमारे मेमोरेबल डे हो गया, यानी कि हमें हमेशा से वो दिन याद रहेगा। तो ऐसे ही हमें यहाँ पे एक्सरसाइज आई में अ विजिट टू जू के बारे में लिखना है। आप अपने अकॉर्डिंग भी पैराग्राफ में लिख सकते हो। देन नेक्स्ट एक्सरसाइज नंबर जी, राइट दैट विल हैपन नेक्स्ट। यहाँ पे हमें 2 पिक्चर दिए, उसके अकॉर्डिंग देखना है कि ये पिक्चर के बाद इस पिक्चर में क्या होगा, तो वो हमें यहाँ पे लिखना है। तो सबसे पहला ये जो पिक्चर है उसमें एक लड़का है और एक लड़की है, वो दोनों मिट्टी से खेल रहे हैं।
वो एक किला बना रहे हैं मिट्टी से। देन वहाँ पे हमें इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट क्या होगा कि बॉय ने देखा कि दूर से एक बड़ी सी वेव आ रही है, वो अगर आएगी तो हमारा जो मिट्टी से बनाया हुआ किला है वो टूट जाएगा, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, टॉम एंड हीना बिल्ड अ कैस्टल ऑफ सैंड, यानी कि जो टॉम एंड हीना है वो दोनों बिल्ड यानी कि बना रहे हैं कैस्टल यानी कि किला ऑफ सैंड यानी कि मिट्टी का। तो यहाँ पे टीम और टॉम एंड हीना है वो दोनों मिट्टी का एक किला बना रहे हैं। टॉम शो अ वेव कमिंग विच वाइल डिस्ट्रॉय द कैस्टल, यानी कि टॉम ने देखा कि वहाँ पे दूर से बड़ी सी वेव आ रही है, वो अगर आएगी तो फिर जो हमारा किला है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा यानी कि टूट जाएगा। देन नेक्स्ट हमें यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो बॉय है वो मैंगो ट्री पे चढ़ा है वहाँ पे मैंगो को कलेक्ट करने के लिए, मगर वहाँ से जो मैंगो है वो ट्री से गिर जाता है और यहाँ पे जो ट्री के नीचे जो मैन सोया हुआ है उसके ऊपर वहाँ पे मैंगो गिरता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या आएगा, रोहित क्लाइम ऑन द ब्रांच ऑफ मैंगो ट्री, यानी कि फर्स्ट हमें पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो रोहित है वो मैंगो ट्री पे चढ़ा है, क्लाइम यानी कि चढ़ना। तो रोहित है वो मैंगो ट्री की जो ब्रांच है उस पे चढ़ा है। ही इज ट्राइंग टू गेट मैंगो, यानी कि वो मैंगो लेने के लिए ट्राई कर रहा है। बट द मैंगो फेल डाउन ऑन द मैन विच विल अ टेक रेस्ट, यानी कि मगर जो वो मैंगो है वो नीचे फेल डाउन यानी कि मैंगो जो है वो नीचे गिर गया और वो वहाँ पे जो मैन सोया हुआ है यानी कि जो रेस्ट कर रहा है मैन उसके ऊपर वहाँ पे वो मैंगो गिर गया। देन नेक्स्ट इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे एक टेबल के ऊपर बनाना की ट्रे पड़ी हुई है विंडो के पास में। देन फटाक से मंकी उसको देख लेता है। देन उसके बाद फटाक से जो मंकी है वो सारे बनाना खा जाता है। तो यहाँ पे पैराग्राफ में क्या आएगा, देयर वॉज अ बनाना ट्रे नियर द विंडो। यहाँ पे इस पिक्चर में पता चल रहा है कि ये जो बनाना ट्रे है वो विंडो के पास रखी हुई है। देन मंकी सी दिस ही विल ईट ऑल बनानास, यानी कि देन मंकी आता है, उसने देखा कि यहाँ पे बनाना की ट्रे पड़ी हुई है, देन वो उसमें से सारे बनाना खा जाता है। तो यहाँ पे ऐसे ही हमें क्या लिखना है, राइट व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, यानी कि ये जो पिक्चर्स दिए हैं तीन उसके बाद इस पिक्चर में क्या होगा वो हमें यहाँ पे बताना है। तो ऐसे ही जैसे मैंने पैराग्राफ लिखे हैं तीन ऐसे ही आप अपनी बुक में लिखना है। तो यहाँ पे हमारी सारी एक्सरसाइज इस चैप्टर की फिनिश होती है। थैंक